हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बेटर होंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, पिछली हुई क्लास में हमने जो डिस्कस किया था, वो डिस्कस किया था, सप्लाई के बारे में डिस्कस किया था। और इस तरीके से आप ये देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसको किया था डिस्कस जो है। इसमें बेसिकली ये सारा हमने डिस्कस कर लिया था। सप्लाई कर्व वगैरह ये सारा कुछ डिस्कस हुआ था, इफ यू रिमेम्बर। इसमें लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये था। और मैंने आपको इसमें 3 सवाल दिए थे होमवर्क में करने के लिए। तो आइए देख लेते हैं उनके आंसर्स क्या हैं। द पहला क्वेश्चन था, द कॉज ऑफ अपवर्ड मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व इज। तो कॉज क्या है सप्लाई कर्व में अपवर्ड मूवमेंट की? पहला है डिक्रीज इन द प्राइस, दूसरा है इसमें इंक्रीज इन द इनकम, तीसरा है डिक्रीज इन इनकम, और चौथा है इंक्रीज इन प्राइस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि इसके अंदर जो है सप्लाई कर्व जो हुई थी, तो सप्लाई कर्व का अगर हम बात करते हैं इसमें, तो सप्लाई कर्व में ये देखिए सप्लाई कर्व है। और इस सप्लाई कर्व में ये ऐसा है जैसे ये बढ़ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्यों जाएगा ये सप्लाई कर्व में? तो इसमें क्या है, देखिए प्राइस है, ये प्राइस बढ़ रही है। तो प्राइस के साथ साथ इसमें ये कर्व में ये दिखाई दे रहा है आपको, ये सारी चीजें भी होती चली जा रही हैं। तो इस तरीके से अगर हम ये देखें, तो ये पूरा प्रोसेस हमारा इसको पता चल जाता है हमें कि किस तरीके से। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है, इसका आंसर वही आएगा हमारा कि इंक्रीज इन द प्राइस, है ना। तो पहले का आंसर जो हो गया हमारा इंक्रीज इन प्राइस, इसका मतलब हमारा जो है इसमें डी ऑप्शन ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। अब उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट चलता है इसमें, सेकंड क्वेश्चन जो था, सेकंड क्वेश्चन क्या था इसमें, चाहे हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बता दूं कि एक पूर्ति वक्र के साथ ऊपर की ओर संचलन का कारण है। तो इसमें अभी जैसा मैंने बताया कि ऊपर कैसे वृद्धि होती है, तो वो सप्लाई कर्व में प्राइस में जैसे जैसे इंक्रीज होता है, नहीं कीमत में वृद्धि, ये इसका आंसर है। अब इसके बाद जो हम चलते हैं अगले सवाल पर, अगला सवाल हमारा ये है, जब कुल संप्राप्ति अधिकतम होती है तो सीमांत संप्राप्ति होगी। यानी कि इसमें इंग्लिश मीडियम में देखें, व्हेन टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम देन मार्जिनल रेवेन्यू इज। तो टोटल रिवेन्यू जो मैक्सिमम है, टोटल रिवेन्यू मैक्सिमम का मतलब ये है कि रिवेन्यू में अब कोई और गुंजाइश नहीं। मैक्सिमम का तो मतलब ये हो गया, नहीं मैक्सिमम आ गया आपको। तो उसमें मार्जिनल रेवेन्यू जो है होगा, मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? तो मार्जिनल रेवेन्यू की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो उसका मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर हिंदी मीडियम में देखें, तो जब कुल संप्राप्ति अधिकतम होती है तो सीमांत संप्राप्ति कितनी होगी? शून्य। यानी सीमांत प्राप्ति की उसमें जरूरत नहीं है, वो जीरो हो जाएगी। व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। जब परसेंटेज चेंज प्राइस में परसेंटेज चेंज जो है सप्लाई जो है, तो किसके बराबर होगी? अगर आप देखें ध्यान से, तो इसका भी जो आंसर आएगा हमारा, बी वाला आंसर है इसमें, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हमेशा जो है ये इसके बराबर हो जाएगी। तो ये जो चीज है इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आ जाता है। तो इसमें सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे, और इसमें देख लेते हैं कि हम और किस तरीके से इसको सवाल आएंगे हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड। अब इसमें ये सारा बिहेवियर और टोटल प्रोडक्ट वगैरह ये सारा जो है आप देख सकते हैं। मैं इसको आपको भेज दूंगा सारे सवाल, कि किस तरीके से सारी चीजें आ रही हैं। ये इस तरीके से सारे सवाल इसमें आ जाएंगे। तो वही बेसिकली सप्लाई पे और इस तरीके से। तो ये एस्टिमेटेड, ये आपका 1 1 मार्क के हैं क्वेश्चंस, तो इन्हें आप ट्राई कर लेंगे।
और इसमें कुछ और सवाल हम देख लेते हैं, जैसे ये तो ऑप्शनल हो गए और ये ऑप्शनल जरूर जरूर करने हैं आपको। इसके अलावा इसमें मैं और दिखा देता हूँ आपको जो सवाल इसमें बनते हैं। जैसे इसके अंदर जो है, अगर हम आगे चलें तो ये सारे सवाल हैं इसके अंदर, शॉर्ट आंसर आंसर भी आ जाएंगे। 3 to 4, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट। ये वही है सारा का सारा। स्टेट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, ये सारा आ गया। तो इसमें बेसिकली पूरी यूनिट से सवाल हैं। कुछ हमने इसमें यूनिट में पहले कर लिया था, कुछ हम अब कर रहे हैं। जैसे कॉस्ट तक हमने पहले कर लिया था और अब हम रिवेन्यू की कर रहे हैं इसमें बातचीत, और सप्लाई की कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड सवाल ये इसी तरीके से बनते हैं। और इसमें जैसे ये है सवाल जो इसमें आ रहे हैं, तो इन सवालों को आप एक बार जरूर देख लेना, मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा। और जैसे ये है डिफाइन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्शन फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द फंक्शन शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड द फिजिकल आउटपुट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन फंक्शन। तो इस तरीके से हमारा ये चलता रहता है। इसको मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए भी एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसमें हमारे क्वेश्चंस आएंगे और इसमें जो है किस तरीके से आपको आंसर करना है। तो इस पे बराबर जो है आप नज़र बनाए रखें। और जैसे जैसे मैं इसमें आप लोगों के साथ जो है सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा, और उस तरीके से शेयर करने के बाद फिर आप इसमें जो है अपना उत्तर लिख सकते हैं। ये 6 नंबर वाले सवाल हैं कि परिवर्ती अनुपातों के नियम को व्याख्या रेखा चित्र अथवा अनुसूची की सहायता से कीजिए। तो ये सारा का सारा इसमें सॉर्ट है, इसमें मैं आप लोगों को इसको शेयर कर दूंगा, तो आप इससे और अच्छे से कर लेना। और दूसरा जो है हमारा इसमें जो बताया गया है, अ, ये सारे के सारे सवाल हैं इसमें, और ये सारे सवाल जो है आप लोगों को इसको तैयार कर लेना है। ठीक। अब इसके अंदर जो आ जाता है हमारा जो है नेक्स्ट है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा जो है, ये 6 नंबर वाले दे रखे हैं और इधर जो है ये कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इसमें आपको एक आइडिया हो जाएगा मैं किस तरीके से इसमें सवाल आएंगे, वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, तो उसमें आप थोड़ा सा देखते रहिए और उसके अंदर जो पूरा का पूरा इसको बनाते रहिए, इसको लर्न करते रहिए। जैसे ये है, उत्पादन फलन का अर्थ बताइए। तो उत्पादन फलन वही होता है यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन। इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रोडक्शन फंक्शन और हिंदी में कहते हैं इसको उत्पादन फंक्शन। तो भौतिक आगतों और भौतिक निर्गतों के बीच के संबंध को बताने वाला जो फलन है उत्पादन फलन कहलाता है। भौतिक आगत और भौतिक जो है निर्गत, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट। तो फिजिकल इनपुट कितनी हुई और आउटपुट कितनी जा रही है, उसके बीच के संबंध को बताने वाले को हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। तो सारी चीजें मैं शेयर कर दूंगा। अभी मैं हम जो है आगे चलते हैं और इसमें हम बात कर लेते हैं, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा जो है ये लास्ट का ये टॉपिक रहेगा। और इस टॉपिक में जो है आप धीरे धीरे इसको करते रहिए। और इसके अंदर जो है मैं आपको बता देता हूँ, जो अगला टॉपिक है हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटरमिनेशन। ये लास्ट है टॉपिक हमारा, इसके बाद ये माइक्रो भी खत्म हो जाएगी और फिर हम सीधा रिवीजन पर आ जाएंगे। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, इसे हिंदी मीडियम में भी देख लेते हैं। बाजार के प्रमुख रूप तथा पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण। अब ये हमारा यूनिट चलेगा कि बाजार के प्रमुख रूप क्या क्या हैं, किस तरह से है पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण। तो ये सारी चीजें हैं, अब इसको देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम में कहें तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटरमिनेशन। तो बेसिकली मार्केट इसमें क्या है, और इसमें जो हम स्टडी करने वाले हैं, पहला हम मार्केट का स्टडी करेंगे कि मार्केट क्या है।
उसके बाद स्टडी करेंगे कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन, इसके अंदर जो है परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, ये चीज इसके अंदर देख लेंगे हम कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन इसके इससे क्या मतलब है परफेक्ट कॉम्बिनेशन से, फिर इसका मीनिंग देखेंगे और उसके जो फीचर्स देखेंगे। तो अगर हम इसमें इसके अंदर देख लें, अगर हम हिंदी मीडियम में देखते हैं तो वही है बाजार के रूप, कि बाजार क्या होता है, बाजार के रूप क्या होती है, उसके बाद अधिक प्रतियोगिता क्या होती है, फिर कम प्रतियोगिता क्या होती है, ये सारी चीजें अब हम स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए एक बार इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो बताया हुआ है बेसिकली, इसको देख लेते हैं मार्केट, कि मार्केट है क्या। तो मार्केट इज अ सिस्टम थ्रू विच the buyer and the seller of a commodity or service comes in contact of one another for sale and purchase of the commodity or service at a on specific price। तो मार्केट क्या हुआ, एक ऐसा सिस्टम हुआ जिसमें कि जो बायर है, जो खरीदार है, और जो सेलर है यानी कि जो बेचने वाला है, किसी कम्युनिटी को बेचने वाला हो या किसी सर्विस को सेल करने वाला हो, वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। और संपर्क में आके क्या होता है, सेल करते हैं या परचेज होता है। भाई जो सेलर है वो सेल करेगा, जो परचेजर है वो परचेज करेगा उस कमोडिटी को या सर्विस को। तो इस और एक स्पेसिफिक प्राइस, अगर आप देखेंगे कोई भी प्रोडक्ट आप लेने जाते हैं तो सबका एक स्पेसिफिक प्राइस होता है, उसमें कोई कम जैसे अब ये मान लीजिए मोबाइल फोन लेने जाएंगे, उसके डिफरेंट प्राइस रेंज है। आलू सब्जी खरीदने जाएंगे, उसकी डिफरेंट प्राइस रेंज है। ब्रेड खरीदने जाएंगे, उसकी अलग है। ग्रोसरी आइटम लेने जाएंगे सबकी, तो वो हर एक की स्पेसिफिक प्राइस होती है। और उस स्पेसिफिक प्राइस की वजह से और फिर वो सारे के सारे जो दुकानदार हैं यानी कि जो सेलर है, वो सब जो है स्पेसिफिक प्राइस पे अपनी सर्विस या कमोडिटी को बेचते हैं। किसको बेचते हैं, जो बायर, जो परचेजर। तो इस तरीके से एक सिस्टम ऐसा है इस सिस्टम को ही हम मार्केट का नाम। अब मार्केट जो है ये डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा जी, अब ये है कि मार्केट जो होता है उसको किस आधार पर डिफरेंशिएट किए जाता है। तो किस आधार पर डिफरेंशिएट करते हैं वो इसमें हम देख लेते हैं कि मार्केट जो है हमारा जो है कैसे ये चीजें आ जाती हैं। कि बाजार से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें एक वस्तु या सेवा के क्रेता तथा विक्रेता क्रय विक्रय हेतु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है क्रेता विक्रेता एक संपर्क में आते हैं, उनके बीच इंटरेक्शन होता है और स्पेसिफिक प्राइस पे वो अपनी वस्तु या सेवा को बेचता है और दूसरा व्यक्ति खरीदता है, उसी को हम बाजार। तो इस तरीके से इसके अंदर जो आ जाता है मार्केट जो है ये अलग इस तरीके से इसको जो है डिफरेंशिएट किया जाता है कि बाजार किस आधार पर डिफरेंशिएट, क्रेता तथा विक्रेताओं की संख्या, है ना, यानी कि नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, इसके बेस पर जो है डिफरेंशिएट होता है मार्केट। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, किस प्रकार का है, वस्तु की प्रकृति कैसी है। फर्मों के प्रवेश तथा बहिर्गमन बहिर्गमन की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट, ये सारी चीजें होती हैं। उसके अलावा प्राइस डिटरमिनेशन होता है इसके अंदर। तो प्राइस डिटरमिनेशन यानी कि कीमत निर्धारण का। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि बाजार जो है निम्न आधार पर वर्गीकृत की जाते हैं। तो चार आधार दे रखे हैं। पहला है क्रेता विक्रेताओं की संख्या यानी कि नंबर ऑफ बायर एंड सेलर जो है। और उसके बाद नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, किस प्रकार का है वो। और फर्मों के प्रवेश तथा बहिर्गमन की सुविधा होती है इसमें, जो फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट। और फिर उसके बाद प्राइस डिटरमिनेशन। तो इस तरीके से सारा ये प्रोसेस चलता है, इसी को कह देते हैं। अब बाजार के प्रमुख रूप जो है, यानी कि इसमें एक आ जाता है पूर्ण प्रतियोगिता, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन। तो perfect competition is that type of market in which there are very large number of buyers and sellers selling homogeneous product at the same price। इसको हिंदी मीडियम वालों के हिसाब से देख लेते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का वह रूप है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता
एक दूसरे के साथ में आते हैं। ठीक है। एक दूसरे क्रेता विक्रेता उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर समस्त वस्तु का क्रय विक्रय का। तो यानी कि इसके अंदर क्या होता है, समरूप वस्तु है, तो समरूप वस्तु यानी एक जैसी वस्तु है, उन्हीं का क्रय विक्रय है। जैसे कि मान लीजिए हम किसी कपड़े मार्केट में जाते हैं, कहते हैं ना भाई ये गारमेंट मार्केट है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, ये जो है ग्रोसरी मार्केट है, या ये सब्जी मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट है। तो अलग अलग तरह की जो इस टाइप की जो चीजें होती हैं, जैसा अभी हमने पढ़ा कि क्रेता विक्रेताओं की संख्या है, उस वस्तु की प्रकृति है, इसके आधार पर बाजार जो है डिसाइड होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का वह रूप है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत, तो उसमें जो भी उस उद्योग या उस पर्टिकुलर बाजार से रिलेटेड जो मटेरियल है उसका निर्धारण उद्योग करते हैं, और समरूप वस्तु का जो है उसी तरीके की वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। तो उसी को हम पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। अब उसके बाद है कि पूर्ण प्रतियोगिता में परफेक्ट फीचर्स ऑफ द परफेक्ट कॉम्बिनेशन कंपटीशन सॉरी एंड देयर इम्प्लीकेशन। तो इसमें परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या चीजें होती हैं, तो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं क्या हैं और निहितार्थ क्या है, यानी निहित स्वार्थ क्या है, यानी कि किस पर्पस से ये चीजें हो रही हैं, वो भी चीज देखी जाती है। तो क्रेताओं और विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या होनी चाहिए, पहला तो ये है हमारे पास कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, इसकी जरूरत होती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या इम्प्लीकेशन है, तो इसमें जो हम देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ सेलर्स सो लार्ज दैट द शेयर ऑफ ईच सेलर इज insignificant in the total supply and individual seller cannot influence the market price। क्या मतलब हुआ, एक बार हिंदी में देख लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कोई भी अकेला क्रेता स्वयं बाजार कीमत को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता, क्योंकि उसकी व्यक्तिगत मांग वस्तु की कुल बाजार मांग का नगण्य हिस्सा होता है, अतः वह अपनी मांग कम या ज्यादा करके बाजार मांग को प्रभावित नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि क्रेता विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या, मान लीजिए कि एक इंडिविजुअल कोई भी क्रेता है, बायर है, और बाजार कीमत को उसकी डिमांड से कोई फर्क नहीं पड़ता। द नंबर ऑफ सेलर इज सो लार्ज दैट द शेयर ऑफ each seller is insignificant in the total supply and individual seller cannot influence the market price। दूसरी बात यह है कि ना तो क्रेता और ना ही विक्रेता, एक सिंगल जो इंडिविजुअल क्रेता विक्रेता जो है वो पूरे मार्केट की प्राइस को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी है, इतने सारे सेलर्स हैं, इतने सारे बायर्स हैं, तो उसमें एक सिंगल व्यक्ति की जो सेलर है या बायर है उससे उसको कोई फर्क नहीं। तो single buyer share in total purchase is so significant because of their large number that an individual buyer cannot influence the market price। तो वो जाहिर सी बात है, आप मान लीजिए अकेले बाजार में जाते हैं और आपकी डिमांड कितनी भी हो, मान लीजिए आप गए और आपने कहा भाई ये जो है इतने ही पेन के डिब्बे मेरे को दे दो। मान लीजिए आप पेन के डिब्बे खरीद के लाते हैं, आप 10 डिब्बे खरीद के लाते हैं, 1000 डिब्बे खरीद के लाते हैं, लेकिन उससे एक सिंगल पर्सन के डिमांड से उस पे मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता वो, या तो ये है इतनी लार्ज क्वांटिटी में कर लिया जाए कि वो काफी सारा मार्केट कैप्चर कर रहा हो, काफी सारे उस मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहे हो वो कैप्चर कर रहा हो, तब तो वो अफेक्ट कर जाए। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में वो करते नहीं है, तो इसलिए इंडिविजुअल का पूरे मार्केट के सेंस में, अब ये देखिए आप बाजार में पेन लेने गए अकेले आदमी, ठीक है, और उसके अलावा पूरे, फॉर एग्जांपल हम किसी रीजन का ले लेते हैं, ये दिल्ली में कोई भी एक रीजन है, उस रीजन में पेन खरीदने वाले कितने होंगे, कुछ बायर्स होंगे, ठीक है, और इसी तरीके से उस उन कुछ बायर्स में अगर आप अकेले कितने पेन खरीदेंगे, एक दो तीन चार या 100, तो इससे आपके उसमें परचेस करने से या एक सिंगल सेलर के सेल करने से पूरे मार्केट पे इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता, जब तक कि सभी लोग उसमें सहयोग ना करें।
तो नो फॉर्म्स कैन अफेक्ट और चेंज इन द प्राइस, कोई भी उसमें अफेक्ट नहीं कर सकता। ऑल फॉर्म्स आर द प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर। तो जितने भी फॉर्म्स हैं वो प्राइस टेकर हैं और इंडस्ट्री जो है प्राइस मेकर है, इंडस्ट्री उसका निर्धारण करती है। तो इस तरीके से इसमें देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों की संख्या इतनी अधिक होती कि कोई भी एक फर्म अपनी स्वयं की पूर्ति को कम या अधिक करके कुल बाजार पूर्ति पर कोई प्रभावपूर्ण परिवर्तन नहीं कर सकती, अतः बाजार कीमत अप्रभावित। तो ये देख लिया हमने। नेक्स्ट है समरूप वस्तुएं, यानी कि एक जैसे जो समरूप वस्तुएं हम किसे कहते हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट is identified in all respect like shape, size, quality, color, etc. Products can be easily substituted. अब मान लीजिए आप बाजार में जा रहे हैं कि भाई हमें जो है पूर्ण प्रतियोगिता में एक उद्योग की सभी फर्मों का उत्पादन समरूप होता है। मान लीजिए क्रिकेट की बॉल है, तो क्रिकेट की एक पर्टिकुलर लेदर वाली बॉल बनाने वाली जितनी कंपनियां हैं, तो वो एक जैसे ही प्रोडक्ट आपको दिखाई देता है, उनमें डिफरेंट नहीं होता कि कोई छोटी बड़ी हो जाए, पर एक साइज की जो बॉल होगी वो सेम होगी सबके, जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं जो बना रहे हैं। इसी तरीके से क्या होता है कि जो भी एक पेन बनाने वाली कंपनी है, भाई पेन उन्होंने सिमिलर बना दी, या कॉपी बनाने वाली कंपनी उन्होंने सिमिलर बना दी। तो इस तरीके से अगर वो सिमिलर चीजें बनती हैं तो उसमें क्या होता है, उनकी कीमत भी एक जैसी ही रहती है ना, मोर और लेस सेम ही रहती है। तो ये समरूप वस्तु है। निहितार्थ क्या है इसमें? कीमत समान रहती है, यानी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं रहता। अब उसके बाद आता है हमारा जो है नेक्स्ट इज इम्प्लीकेशन क्या है? यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट। जब इतने एक साथ सभी लोग बनाते हैं, तो जैसे हम मान लीजिए आप 5 रुपए का पेन लेने गए, तो बहुत सारे आपको 5 रुपए के पेन मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप जो है और भी अगर लेने जाते हैं, 10 पेन लेने जाते हैं, तब भी इतना बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से वो सेम रहता है। अब है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ये आ जाता है कि इसमें फ्रीडम जो रहती है कि हाँ, एक ये पूर्ण ज्ञान और दे रखा है कि पूर्ण ज्ञान का मतलब क्या है कि सभी क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार कीमत की पूर्ण जानकारी होती है। पूर्ण ज्ञान रहता है, यानी कि जो जिस फील्ड का या तो बायर है या सेलर है, उसको उसकी कीमत का अंदाजा रहता है, उसकी जानकारी रहती है पूरा। और इसके अंदर निहितार्थ क्या होगा, इसका फायदा क्या हुआ कि कोई भी फर्म बाजार कीमत से भिन्न कीमत नहीं हो सकती, है ना। और अतः बाजार में एक ही कीमत हो, यानी अगर मान लीजिए उसमें कीमत डिफरेंट हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो तो मार्केट से अलग हो जाएगा, उसको कोई खरीदेगा ही नहीं। तो इसीलिए जो फर्में होती हैं वो प्राइस लगभग एक जैसी रखती है ना, एक जैसी प्राइस होती है, और तभी वो जो है बंदा खरीद सकता है कोई भी। तो इसलिए ये कंप्लीट हम मान के चलते हैं परफेक्ट कंपटीशन में यही होता है। अब फर्मों में प्रवेश और निकासी की स्वतंत्रता। अब इसका क्या मतलब हुआ कि फर्मों की निकासी और स्वतंत्रता का क्या मतलब हुआ कि फर्मों में जो निकासी है और यानी एंट्री और एग्जिट, जैसे कि उद्योग में मौजूद फर्म जब असामान्य लाभ प्राप्त कर रही होती है, तो नई फर्म प्रवेश करती है और उसमें उद्योग में उत्पादन बढ़ जाता है और बाजार कीमत घट जाती है, अतः लाभ घट जाते हैं, और नई फर्म का प्रवेश जब तक जारी रहता है तब तक असामान्य लाभ घटकर शून्य ना हो। अब देखिए इसको समझ लीजिए, इसका मीनिंग क्या हुआ, क्योंकि यही चीज है जो इम्पोर्टेंट है हमें समझनी है कि फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इसके अंदर क्या है कि एवरी सेलर हैज द फ्रीडम टू एंटर और एग्जिट इन द इंडस्ट्री। इट ensures absence of abnormal profits and the abnormal losses in the long run। तो इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी हमारी फर्में होती हैं, वो बाजार में उद्योग में मौजूद फर्म जब असामान्य लाभ प्राप्त कर रही होती है, यानी बहुत प्रॉफिट हो रहा था, तो उसमें कई सारी और फर्में भी आ जाती हैं। मान लीजिए मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि फ्रिज है, फ्रिज बनाने वाली कंपनी है, तो फ्रिज बनाने वाली एक कंपनी है, और जैसे जैसे इसमें फ्रिज बनाने वाली और कंपनियां आ जाएंगी, या मान लीजिए जो बॉटल है या बैग है, ये बनाने वाली जो कंपनियां हैं, अगर और कंपनी आ जाती है तो उनके आने से
उद्योग में उत्पादन तो बढ़ेगा भाई। जहां पहले एक कंपनी कुछ प्रोडक्ट बनाती थी, कुछ 100 बनाती थी या 1000 बनाती थी, अब बहुत सारी जब फर्म हो जाएंगी तो क्या होगा, उसी की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी। जहां पहले 100 बन रही थी वहां 500 बनने लग जाएगी, जहां 1000 बन रही थी वहां 5000 बनने लग जाएगी। इससे क्या होगा कि बाजार में उस प्रोडक्ट की अधिकता हो जाएगी, यानी कि ज्यादा हो जाएगा। और जब ज्यादा हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट की जो है, जब उसमें वो जो है प्रोडक्ट ज्यादा हो जाते हैं तो उसकी कीमत घट जाती है। कीमत घटने से क्या होगा, जो उसका प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो जाएगा। और ये ऐसा मान के चला जाता है कि नई फर्में तब तक प्रवेश करती रहेंगी जब तक कि असामान्य लाभ घटकर शून्य ना हो जाए। यानी कि जो असामान्य लाभ हो रहा था, यानी अनप्रेसिडेंटेड जो इस पे प्रॉफिट हो रहा था, वो जब तक घट के शून्य ना हो जाए तब तक ये सारी चीजें चलती रहेंगी। तो इस तरीके से ये प्रोसेस इसमें चलता ही रहता है। अब हम आगे देखते हैं, आगे बात कर लेते हैं इसमें, इंग्लिश मीडियम वाला देख लेते हैं एक बार। तो इम्प्लीकेशन क्या होगा, फ्रीडम ऑफ एंट्री, फॉर्म्स आर फ्री टू एग्जिट from the free to stop production. The entry continues till from the firm is earning the normal profit. The firms try to leave when they are facing losses. अब जब तक उनको लॉस नहीं होता, लगातार लॉस ना होता रहे, तब तक फर्म कोई भी है वो उससे बाहर नहीं जाती। तो ये है। अब उसके बाद है परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर एंड सेलर। ये मैंने पहले ही बताया कि भाई उसको पूर्ण जानकारी होती है, एक जो है जो सेलर या बायर है उसमें। अब उसके बाद जो है इम्प्लीकेशंस क्या होता है, ऑन द फर्म is in a position to change different price and no buyer will buy a higher price। तो वही है, अगर कोई मान लीजिए ज्यादा कीमत पर कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो वो प्रोडक्ट ज्यादा दिन मार्केट में टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वैसा ही सिमिलर प्रोडक्ट अगर सस्ता मिल रहा है तो बायर उस हायर प्राइस वाले प्रोडक्ट को क्यों खरीदेगा। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, यूनिफॉर्म प्राइस हो जाती है, मार्केट में एक जैसी कीमत हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई ज्यादा महंगा बेचेगा तो एग्जिट नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि आज की जो हमारी क्लास है सिर्फ इतनी ही रहेगी। और आगे जो है अब हम जो बात करेंगे, अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का टॉपिक लेंगे। तो वही है, आप बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें ध्यान रखें अपना। और ध्यान रख के जो है जितना भी आप अपना मैक्सिमम टाइम इसमें डिवोट कर पाए करिए। जो चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आई विल आंसर ऑल द क्वेरीज। और अब एक ये लास्ट चैप्टर ये चल रहा है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसके बाद फिर हम वापस जो है अपने रिवीजन पे आ जाएंगे। तो वही है बच्चों, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, करना है। तो करते रहिए और अपना ख्याल रखें, पॉल्यूशन से दूर रहें, अपने आप को सेफ रखें, और हमेशा एक मास्क लगा के रखें, क्योंकि वो चीज़ जरूरी है। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। फिर हम आगे का टॉपिक इससे अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।